नमस्कार छात्रों, हम आज एमसीक्यू करेंगे क्लास 10th चैप्टर 5 पर्वत प्रदेश में पावस का। पहला सवाल है, पंत की आरंभिक कविताओं में क्या झलकता है। पंत कवि का नाम है जिसने कविता लिखी है। पंत की आरंभिक कविताओं में क्या झलकता है, प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद, प्रकृति प्रेम या सौंदर्य। तो इसका सही जवाब है प्रकृति प्रेम और रहस्यवाद, याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत ने कविता कब लिखनी शुरू करी। शहर में, बचपन में, विद्यालय में या कोई भी नहीं है इसमें से जवाब। इसका सही जवाब बच्चों बचपन में। सुमित्रा नंदन पंत जी ने बचपन में ही कविता लिखनी शुरू कर दी थी। अगले सवाल पे चलते हैं। बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है, फूलों से, हारों से, आंसुओं से या मोतियों की लड़ी से। तो बच्चों याद रखना, इसका जवाब है मोतियों की लड़ी से। अगले सवाल पे चलते हैं। चित्रात्मक शैली के उदाहरण दीजिए। अवलोक रहा है बार बार, उड़ गया अचानक, लो भूधर, अपने सहस्त्र रग, या ये सभी चित्रात्मक शैली के उदाहरण हैं। तो बच्चों याद रखना, ये सारे के सारे जो भी उदाहरण दिए गए हैं ये सारे ही चित्रात्मक शैली के हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। आकांक्षाओं को पाने के लिए किसकी आवश्यकता है, शांत मन और चित्त की एकाग्रता की। एकाग्रता का मतलब होता है फोकस, ईश्वर की एकाग्रता की या शांति की। तो जाहिर है आकांक्षाओं को पाने के लिए शांत मन और चित्त की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। अगले सवाल पर चलते हैं। यह कविता किसकी अनुभूति देती है, प्राकृतिक सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य या प्राकृतिक दृश्य। तो बच्चों ये कविता जो है प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति देती है, तो याद रखिएगा। अगले सवाल पे चलते हैं। निराला जी ने पंत जी के बारे में क्या कहा था। यह कहा था कि उनकी कविताएं मधुर हैं, कविता बहुत कमाल हैं, या उनकी कविता की मधुर कोमल उपमा युक्त शैली बहुत ही जबरदस्त है, या वह बहुत कमाल व्यक्ति हैं। तो बच्चों याद रखना, उन्होंने कहा था कि उनकी कविता की मधुर कोमल उपमा युक्त शैली बहुत ही जबरदस्त है। अगले सवाल पे चलते हैं। है टूट पड़ा भू पर अंबर से क्या भाव है, बादल बरस गए, वर्षा बहुत तेज और मूसलाधार हो के बरस रही है, बिजली गिर गई है या बादल फट गया है। इसका जवाब है वर्षा बहुत तेज और मूसलाधार हो के बरस रही है, याद रखना आप लोग। अगला सवाल, पंत जी की मुख्य कृतियों के नाम बताएं। वीणा पल्लव, स्वर्ण किरण और लोकायतन, युगवाणी, ग्राम्या। तो बच्चों याद रखना, ये सारी की सारी कृतियां पंत जी की मुख्य कृतियां हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। सहस्त्र रुग सुमन से क्या तात्पर्य है, हजारों पुष्प, हजारों आंखें, आंखों के लिए हजारों पुष्प रूपी आंखें। इसका सही जवाब है हजारों पुष्प रूपी आंखें। अगले सवाल पे चलते हैं। जीविका के क्षेत्र में पंत जी किससे जुड़े, उदय शंकर संस्कृति केंद्र से, संस्कृति केंद्र से या सिर्फ संस्कृति से। इसका सही जवाब है उदय शंकर संस्कृति केंद्र से पंत जी जुड़े थे। अगले सवाल पे चलते हैं। प्रकृति प्रतिपल अपना रूप क्यों बदल रही है, धूप के कारण, प्रकृति बदलती रहती है क्योंकि यह प्रकृति का नियम है, या फिर बादलों और धूप की आंख मिचौनी के कारण। इसका सही जवाब बच्चों है बादलों और धूप की आंख मिचौनी के कारण। अगले सवाल पे चलते हैं। किस उम्र में पंत कविता पाठ के लिए सम्मानित हुए, 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, 7 वर्ष में या 3 वर्ष में। तो बच्चों इसका जवाब है 7 वर्ष में। इतनी छोटी उम्र में उनको सम्मान मिला था। अगले सवाल पे चलते हैं। कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है, जल से, सरोवर से, पानी से या दर्पण से। तो बच्चों आप देखोगे जल, सरोवर और पानी तो तालाब को सेम बात है, पर समानता मतलब सिमिलैरिटी किससे दिखाई है। आप तालाब में जब देखते हैं तो आपको दिखता है, रिफ्लेक्शन दिखती है, जैसे शीशे में या दर्पण में दिखता है, तो इसकी समानता दर्पण से करी है। अगले सवाल पे चलते हैं। पंत जी किसके परामर्शदाता रहे, न्यायपालिका के, आकाशवाणी के, विश्वविद्यालय के या पाठशाला के। तो बच्चों इसका सही जवाब है आकाशवाणी के, याद रखना आप लोग। अगले सवाल पे चलते हैं। मेखलाकर शब्द का क्या अर्थ है, धरती के समान गोल, चांद के समान गोल,
गोल सा या करघनी के समान गोल। तो बच्चों इसका सही जवाब है करघनी के समान गोल। अगले सवाल पे चलते हैं। शाल के वृक्ष धरती में क्यों धंस गए? धरती के घूमने से, धरती के हिलने से, भयानक रूप से, या वर्षा के भयानक रूप के डर से? तो बच्चों याद रखना, इसका सही जवाब है वर्षा के भयानक रूप से डरकर। अगले सवाल पे चलते हैं। पर्वत प्रदेश में पावस के कवि सुमित्रानंदन पंत का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बच्चों याद रखना, उनका जन्म उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था। तो जब ऑप्शंस आएंगे तो आपको चुनने में आसानी होगी। इनमें ऑप्शंस दी गई हैं 1923 में मंसूरी में, 1920 में देहरादून में, या 20 मई 1900 को उत्तराखंड के कौसानी अल्मोड़ा में। इसका सही जवाब यही है। अगले सवाल पे चलते हैं। पर्वत के हृदय में से उठकर वृक्ष किसको देख रहे हैं? चांद को, सूरज को, तारों को, या आसमान को? तो इसका सही जवाब है आसमान को। बच्चों इसका जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो का, उसके अंदर लिंक है, आप अटेम्प्ट खुद कर सकते हैं जितनी मर्जी बार आपको अच्छा लगेगा। और ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को, तो जिससे कि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो सके। मेखलाकर शब्द का प्रयोग कवि ने क्यों किया है? सुंदरता दिखाने के लिए, विशालता दिखाने के लिए, सुंदरता की विशालता दिखाने के लिए, या पर्वत की विशालता और प्रकृति की सुंदरता दर्शाने के लिए? तो हम जानते हैं इस कवि की कविता का नाम है पर्वत प्रदेश का पावस, और यहाँ पे पर्वत की विशालता और प्रकृति का मेल दिखाया गया है। तो इसका सही जवाब है पर्वत की विशालता और प्रकृति की सुंदरता दर्शाने के लिए। अगले सवाल पे चलते हैं। पर्वत के हृदय से उठकर वृक्ष आसमान की ओर क्यों देख रहे हैं? क्योंकि उनको ऊपर देखना अच्छा लगता है, क्योंकि वे आसमान को निहार रहे हैं, क्योंकि वे सीधे खड़े हैं, क्योंकि वे भी आसमान की तरह ऊंचा उठना चाहते हैं? तो इसका सही जवाब है क्योंकि वे भी आसमान की तरह ऊंचा उठना चाहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। स्थायी रूप में साहित्य सृजन पंत ने कब शुरू किया? यह आपको याद रखना पड़ेगा, और इसका सही जवाब यह है। अगले सवाल पे चलते हैं। बादलों के छा जाने से क्या होता है? पर्वत उद्देश्य हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता, सब सुंदर लगता है, या मौसम अच्छा होता है? इसका सही जवाब है पर्वत उद्देश्य हो जाते हैं। जब बादल छाते हैं तो पर्वत दिखने बंद हो जाते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। पंत किसके लिए प्रमुख स्तंभ रूप माने जाते हैं? रूप सौंदर्य के लिए, अपने व्यक्तित्व के लिए, स्तंभवाद के लिए, या छायावाद के लिए? तो बच्चों याद रखना, वो छायावाद के लिए माने जाते हैं, तो इसलिए छायावाद इसका सही जवाब है। अगला सवाल। पंत किसके विचारों से प्रभावित हुए? मार्क्स और महात्मा गांधी, मार्क्स और पिताजी, पिताजी, गांधी और पिताजी? का सही जवाब है मार्क्स और महात्मा गांधी जी। अगले सवाल पे चलते हैं। इस कविता में किस अलंकार का प्रयोग किया गया है? अनुप्रास, उपमान, मानवीकरण अलंकार, या उपमा? इसका सही जवाब है मानवीकरण अलंकार। अगले सवाल पे चलते हैं। कवि ने तालाब को दर्पण जैसा क्यों कहा है? क्योंकि दोनों में इंसान चेहरा देख सकता है, रूपक की तरह कविता की सुंदरता बढ़ाने के लिए, क्योंकि दोनों पारदर्शी हैं, या फिर ये सभी कारण हैं? इसका सही जवाब है ये सभी कारणों के लिए कवि ने तालाब को दर्पण जैसा कहा है। अगले सवाल पे चलते हैं। जल दयान का अर्थ बताएं। वर्षा, बादल, बादल रूपी विमान, या विमान? तो आप समझ गए होंगे, यान का मतलब तो विमान ही होता है। जल दया मतलब जो जल को कैरी करे, वाटर को कैरी करे, वो बादल होते हैं। तो उसका सही जवाब है बादल रूपी विमान। अगले सवाल पे चलते हैं। इस कविता में कवि ने कौन से परिवर्तनों की बात की है? प्राकृतिक परिवर्तनों की, वर्षा ऋतु की, खनन से होने वाले की, या वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों की? इस कविता में कवि ने वर्षा ऋतु में होने वाले परिवर्तनों की बात करी है। बच्चों इस कविता का सौंदर्य किस पर निर्भर करता है? चित्रमयी भाषा पर, अनेक शब्दों पर, या कविता की संगीतमात्मकता पर? तो बच्चों इसका सही जवाब है कविता की संगीतमात्मकता पर। अगले सवाल पे चलते हैं। ऊंचे वृक्ष आसमां की ओर कैसे देखते हैं? चुपचाप, शांति से, हंसते हुए, या एकटक? तो याद रखना पड़ेगा वो एकटक देखते हैं। अगले सवाल पे चलते हैं। कवि ने इस कविता में कौन सी शैली प्रयोग की है? संदेशात्मक, मानवीय, शाब्दिक, या चित्रात्मक? तो बच्चों इसका जो जवाब है, कवि ने इस कविता में कौन सी शैली का प्रयोग किया है? तो इसका सही जवाब है चित्रात्मक शैली।
अगले सवाल पे चलते हैं। पंत की कविताओं से क्या अनुभूति होती है? पर्वतों की सुंदरता की, पर्वतों की सुंदरता की या पवन की? तो बच्चों इसका सही जवाब है पर्वतों की सुंदरता की। अगला सवाल है, मानवीकरण अलंकार का उदाहरण दीजिए। पेड़ों का डर जाना, पर्वतों का आंखें फाड़ कर देखना या झरनों का गाना। तो आप देखेंगे इन सब में डरना, आंखें फाड़ना या गाना एक मानवीकरण वो है, तो इसलिए सभी के सभी मानवीकरण अलंकार है। अगले सवाल पर चलते हैं। इस कविता में कवि ने किसका सजीव चित्रण किया है? बादलों का, पावस ऋतु का, झरनों का या प्रकृति का? तो बच्चों इसका जवाब है पावस ऋतु का। अगले सवाल पर चलते हैं। पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं? बहते हुए झरने मोतियों की लड़ी जैसे लगते हैं, बादल आकर्षक लगते हैं, बहुत सारे खिलते हैं फूल, और या ये सभी? तो इसका सही जवाब है सभी, ये सब चीज़ें होती हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। ऊंचे वृक्ष किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? शांति को, ऊंचे लक्ष्य को, मन की शांति को या सभी को? तो बच्चों इसका जवाब है ऊंचे वृक्ष इन सभी चीज़ों को प्रतिबिंबित करते हैं। अगले सवाल पर चलते हैं। झरने किसका गौरव का गान कर रहे हैं? पर्वत की ऊंचाई का, पर्वत की उच्चता और महानता का, पर्वत की उच्चता का या पर्वत का? इसका जवाब है पर्वत की उच्चता और महानता का। अगले सवाल पर चलते हैं। पंत जी को भारत सरकार ने कब पद्म भूषण से सम्मानित किया था? तो इसका सही जवाब है 1961 में। नेक्स्ट में चलते हैं। आकाश में तेजी से घूमते हुए बादल कैसे लगते हैं? उड़ते हुए, आकर्षक, काले या कोई नहीं? बच्चों इसका जवाब है आकर्षक। तो बच्चों ये आखिरी एमसीक्यू है। आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो के, वहाँ पे लिंक मिलेगा, आप अटेम्प्ट कीजिए। आप जितनी बार अटेम्प्ट करेंगे आपको पता रहेगा कि आप कौन सा सवाल गलत दे रहे हैं, कौन सा सही, जिससे कि आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। और आप इसमें जितने भी बाकी हिंदी वाले हैं, इंग्लिश वाले हैं, अलग अलग क्लासेस के इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको क्विज लिंक्स मिलेंगे अलग अलग वीडियो के अंदर, तो प्लीज़ ट्राई कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग इट।